प्रणाम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसको कैसे इससे बचा जा सकता है और इसको कैसे यूज़ करने से हमको इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है साइबर सिक्योरिटी? यह एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। तो आ गए आप लोग, अब आ ही गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यह एक तरह का सुरक्षा प्रणाली है जो कि इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों के लिए होता है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर अपराध से बचाया जाता है। साइबर सुरक्षा और सुरक्षा फोर्स, ये दोनों ही डेटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और सारे डॉक्यूमेंट और फाइल सुरक्षित रहें। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग ही इसके लिए समर्थ होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का जमाना है। सब चीज घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है। आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी शॉपिंग करना है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको LIC पॉलिसी वगैरह कुछ भी लेना है आप सब ऑनलाइन ले सकते हैं और उसके प्रीमियम भी ऑनलाइन भर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है। जैसे हर चीज का दो पहलू होता है, इसका भी एक डिसएडवांटेज है, दूसरा पहलू है जो कि बहुत खतरनाक है। अगर हम सतर्क ना रहे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे प्राइवेट वीडियोस, हमारे फोटोज सारे लीक हो सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट चोरी हो सकते हैं, हमारे बैंक डिटेल्स चोरी हो सकते हैं, जिससे कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। और ये सब ना हो, इसी के लिए साइबर सिक्योरिटी है। क्या आप जानते हैं, भारत में साइबर अटैक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को डेटा प्राइवेसी का कोई चिंता ही नहीं रहता है, या यूं कहें कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि डेटा प्राइवेसी होता क्या है। उनका डेटा लीक हो सकता है, उनके अकाउंट्स लीक हो सकते हैं, हैक हो सकते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। और यहाँ में एक बड़ी संख्या में सरकारी संस्था और लोग भी है जो कि विंडोज के आउटडेटेड वर्जन का यूज करते हैं, जिसमें कि सिक्योरिटी फीचर अपडेट आते ही नहीं है। और यहाँ पे एक और बड़ी संख्या में लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है ऐसे साइबर अटैक्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कैसे हमको इफेक्ट कर सकता है। आजकल तो दुनिया के किसी भी कोने में फ्री वाईफाई मिल जाता है। आप रेलवे स्टेशन जाएं या फिर होटल जाएं, स्कूल कॉलेजेस में आजकल तो ये आम बात हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर कोई वीडियोस देखते हैं या फिर सर्च इंजन में कुछ सर्च करते हैं या फिर अपना जीमेल, फेसबुक कुछ भी लॉगिन करते हैं, ये सब का डिटेल उस वाईफाई का ऑनर मॉनिटर कर सकता है। यहाँ मॉनिटर करने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपके एक्टिविटी पे मॉनिटर कर रहा है और कुछ नहीं करेगा। ये वो आपका डेटा भी चुरा सकता है, आपके कुछ फोटोज वगैरह लीक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरह। जैसे आप कोई भी एक वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो उसके शुरू में आपने देखा होगा कि HTTP या फिर HTTPS आता है। उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये इसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो इस तरह के वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आप जो भी अपना नेम डिटेल्स या फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड भरेंगे, उसका एक डेटा बंच बन जाता है और आपका जो भी वेबसाइट है उसके सर्वर तक जाता है। और इसके बीच में होता है आपका वाईफाई ऑनर या फिर ब्रॉडबैंड का जो भी ऑनर है, वो उसको मॉनिटर करता है और वो एक सिंपल टेक्स्ट में जाता है कि वो इंक्रिप्शन कुछ नहीं रहता उसमें, तो उसको बीच में पढ़ लेता है। तो आपका फिर वहाँ से पासवर्ड और ईमेल आईडी वगैरह जो भी है वो निकल जाएगा और फिर वो उसको हैक कर सकता है या फिर लॉगिन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके डेटा के साथ। लेकिन वहीं पे एक दूसरा वेबसाइट होता है जिसके शुरू में होता है HTTPS। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इस तरह के वेबसाइट सिक्योर होते हैं। यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला लगता है कि जैसे आप कुछ भी पासवर्ड डाले और ईमेल एड्रेस डाले और सबमिट बटन दबाया तो उसका डेटा का बंच बन जाएगा और वो फिर आपके सर्वर तक पहुँचाएगा, वेबसाइट का सर्वर तक। और इसके बीच में भी वो देख सकता है, लेकिन इसका इंक्रिप्शन रहता है, ये इंक्रिप्शन फॉर्म में जाता है, जो कि ऐसा सिंपल टेक्स्ट में नहीं रहता। इसको जानना बहुत मुश्किल है, इसको पहले डिकोड करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे सिस्टम चाहिए होते हैं। तो ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए हैकर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के वेबसाइट सेफ होते हैं, तो आप इस तरह के वेबसाइट पे विजिट करेंगे वो सही है। लेकिन अगर HTTP वाले पे जाते हैं वो अनसेफ है और वो आपका पासवर्ड डेटा निकाल के लीक कर सकता है, आपका फ़ोन हैक कर सकता है, रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं। इसलिए आजकल ज़्यादातर वेबसाइटें HTTPS के फॉर्म में ही आती है। जैसे कि आप जितने भी सरकारी वेबसाइट देख लें या फिर जो भी गवर्नमेंट्स का वेबसाइट होता है उसमें वो सारे वही होते हैं। और ये
बैंक्स का वेबसाइट आप देख सकते हैं, सब में सेम रहता है। HTTPS वाले या फिर कोई भी कंपनीज, रेप्यूटेड कंपनीज वगैरह है, उन सारे के वेबसाइट HTTPS में ही होता है क्योंकि वो सिक्योर होते हैं। और इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप फ्री का वाईफाई के चक्कर में ना पड़े। इवन आप पासवर्ड हैक करके भी यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा 30 मार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है जिसमें आप फंस जाएंगे। आजकल ज़्यादातर फेसबुक, जीमेल, इंस्टा, इन सब का पासवर्ड इसी तरह से हैक हो रहा है। ज़्यादा डीप में नहीं जाते, बस आप इतना जान लीजिए कि हम जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं, जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, उसका एक डेटा पैकेज बन जाता है और वो सर्वर तक जाता है और वहाँ से आपका डिटेल लाता है, जो कि एक डेटा बंच के थ्रू जाता है। अगर आप वही फ़ोन का जो सिम होता है, जैसे एयरटेल या वोडाफोन या फिर जियो जो भी हो गया, अगर आप उसका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से वो सेफ रहता है, क्योंकि वो एंड टू एंड यूज़र रहता है। वो आपका मोबाइल से सीधा वो जो कंपनी प्रोवाइडर है उसका ISP होता है, उसका थ्रू वो सीधा आपके सर्वर तक पहुंचाता है, एंड टू एंड यूजर। इसका बीच में कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता और देख नहीं सकता है। एक ISP क्या है इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी ब्रॉडबैंड या फिर पब्लिक वाईफाई का यूज करते हैं तो वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, और उस ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर या फिर जो वाईफाई का ऑनर है वो आपको उसके मॉडेम की तरह जो भी उसका ट्रैफिक होता है, जो भी डेटा इधर उधर जाता है, सर्वर की तरफ जाता है, वो बीच में उसको मॉनिटर करता है और आपको देख सकता है। अगर दूसरे आप HTTP वाले वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ से आपका वो डेटा हैक कर सकता है। तो इसलिए मेरी माने तो आप ये फ्री का वाईफाई के चक्कर में ना पड़े। वैसे तो जो भी ट्रैफिक है वो जाना है, वो तो जाएगा ही। आप जो भी चैट करें या फिर जो भी एक्टिविटी करें उसका एक डेटा बंच बन के वहाँ पे जाता ही है। लेकिन अगर HTTPS वेबसाइट है तो वो सेफ है। अगर आप प्राइवेट नेट यूज़ कर रहे हैं तो वो सही है, पब्लिक नेट ना यूज़ करें, यही मेरा सजेशन रहेगा इन सब से बचने के लिए। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि चाइना साइबर अटैक करने वाला है भारत पे, और इस तरह के अटैक दूसरे कंट्रीज पे कई बार हो चुके हैं हैकर्स के थ्रू। ये दूसरे कंट्री भी करते हैं, ये ज़्यादातर इस तरह का काम रसिया करता है और दूसरे कंट्रीज पे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 4 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, 2 रिटेल, 2 बैंक और कई अन्य कंपनियां वानाक्राई रैंसम अटैक का शिकार हो चुकी हैं। ये भी एक तरह का वायरस है, मालवेयर में आता है, जो कि सिस्टम के कई सारे फाइल को नुकसान पहुंचाता है, हमारे डिटेल गायब कर सकता है, जो भी हमारा डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सरकार नज़र रखे हुए हैं और सभी एहतियात बरते जा रहे हैं इससे बचने के लिए। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है रैंसमवेयर। ये भी एक तरह का वायरस है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर्स में छोड़ दिया जाता है या फिर इंस्टॉल कर दिया जाता है। यह एक तरह का वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर में पड़े फाइलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, और ये अपराधी इसके लिए बोलते हैं कि इतना पैसा दो, उसके बाद हम आपका कंप्यूटर क्लीन कर देंगे, आपका जो फाइल है उसको हम दे देंगे, और पैसा मिलने के बाद वो कंप्यूटर को क्लीन कर देते हैं, आपका जो भी फाइल है उसको छोड़ के वो चले जाते हैं। और एक होता है मालवेयर। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइलों के अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचाता है, उसमें एप्लीकेशन है उसमें को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का एप्लीकेशन ही होता है। जैसे कि बाकी एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं अच्छे कामों के लिए, ये बुरे कामों के लिए डिजाइन होता है, ताकि दूसरे एप्लीकेशन है उसको डिस्ट्रॉय करे, उसमें पहुंच के उसको नुकसान करे। इसलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे कि वायरस होते हैं, जो कि वर्म होता है, ट्रोजन होता है, ये सब मालवेयर में ही आते हैं और ये सब सीधा सिस्टम को ही नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसमें जो बड़ी एप्लीकेशन है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एक होता है सोशल इंजीनियरिंग। ये एक तरह का हमला होता है या फ्रॉड कह सकते हैं, जो कि मनुष्यों के वार्तालाप पर निर्भर करता है। जैसे कि आपके पास भी कई सारे अननोन नंबर से कॉल आए होंगे, जैसे बोलते होंगे हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका ये डिटेल चाहिए, वो डिटेल चाहिए। तो इस तरह का एक सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इस तरह का जो भी फ्रॉड होता है। तो इस तरह का आपका जो भी कॉल आए, जैसे कि बोलते हैं कि हमें आप बैंक से बोल रहे हैं, आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसके लिए आपका डिटेल चाहिए, लॉगिन आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, या फिर आपके कार्ड का डिटेल चाहिए, आपका पूरा नाम चाहिए, आपका कार्ड का CVV नंबर चाहिए। तो इस तरह का जो भी कॉल आता है आपके पास, आप उसका रिप्लाई ना करें या फिर कॉल कट कर दें। इस तरह का डिटेल आप शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी बैंक आपको इस तरह का डिटेल नहीं मांगता है। कोई भी बैंक अधिकारी आपको इस तरह से डिटेल नहीं मांगेंगे। बैंक भी इसके बारे में आपको अवेयरनेस देते रहता है कि कोई भी इस तरह का जानकारी मांगे तो आप उसको जानकारी ना दें। और एक है फिशिंग। यह भी एक तरह का फ्रॉड है। इसमें लोगों को मैसेज और ईमेल के थ्रू उनको एक लिंक भेजा जाता है और या फिर अटैचमेंट फाइल भेजा जाता है, EXE फाइल, RAR फाइल या कुछ भी फाइल भेजा जाता है, और उस पर क्लिक करने से ये आपके सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से आपका डेटा चुराते हैं, और जो भी आपका सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है उसको
वो दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ये इस तरह से डिज़ाइन करके भेजा जाता है कि आपको लगता है कि जैसे ये अच्छी संस्था से आए हैं। जैसे कि इन्फोसिस से भेजा जाएगा तो शुरू में तो इन्फोसिस रहेगा, आपको दिखाएगा इन्फोसिस, इन्फोटेक या फिर कुछ भी दिखाएगा, लेकिन लास्ट का जो डोमेन होता है इनका, वो डोमेन चेंज हो जाता है। जैसे ओरिजिनल इन्फोसिस में infosys.com है या फिर .in है, तो इनमें .org रहेगा या फिर डॉट कुछ और लगा के उसको अलग तरह से डोमेन बना के ये इस तरह का फ्रॉड का मैसेज भेजते हैं, और इस तरह से ये लोग फ्रॉड का काम करते हैं। अब हम जानते हैं इससे बचने का क्या उपाय है, क्या अवेयरनेस है। आपकी सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण रहती है इस सबसे बचने के लिए। जैसे कि आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर्स में एक फायरवॉल होता है, जो कि आजकल कंप्यूटर विंडोज के साथ वो इनबिल्ड आता है। तो आपको करना ये है कि आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ताकि जो भी सिक्योरिटी फीचर अपडेट्स आते हैं वो उसमें अपडेटेड रहें। या फिर आप एंटीवायरस यूज़ करें, जेन्युइन एंटीवायरस यूज़ करें, ना कि कोई पायरेटेड वाला, जिसमें कि आपको सारे सिक्योरिटी फीचर्स मिलते रहेंगे और आप उसको रेगुलर अप टू डेटेड रखें उसको भी। और जो भी आप सिस्टम का सिक्योरिटी अपडेट आता है, जब भी 1-2 महीने में हमेशा आता ही रहता है, उसको आप इग्नोर ना करें और उसको अपडेट करके रखें, तो आप इससे बच सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में फिजिकल फायरवॉल भी आ चुका है, आप उसको भी लगा सकते हैं। अगर आप घर में लगाना है तो लगा सकते हैं, या फिर छोटे मोटे ऑफिस है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये एक फिल्टर होता है, आपको अगर फायरवॉल के बारे में नहीं पता है तो बता दूं, यह एक तरह का फिल्टर होता है जो कि आपके और पब्लिक जो भी इंटरनेट कनेक्शंस है उनके बीच में फिल्टरेशन का काम करता है। आप जो भी फाइल भेजते हैं उसमें एक आपका IP एड्रेस अटैच हो जाता है, वो उसके साथ बाहर जाता है। लेकिन वो अगर बाहर से वापस आता है, कोई आपके पास भेजता है, तो वो आपका ID उसके पास रहता है। अगर उस ID वाला फाइल आ रहा है तो उसको आने देगा, अगर उसके साथ कोई वायरस है या कुछ है तो वो उसको उधर ही रोक देगा, उसको अंदर नहीं जाने देगा। तो ये एक तरह का फिल्ट्रेशन का काम करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कैसे काम करता है, हम आपको दिखा रहे हैं। जो फायरवॉल है वो आपके कंप्यूटर के सिस्टम में बैकग्राउंड में हमेशा काम करते रहता है। अगर देखते आप कई बार देखते होंगे ऐसे पॉपअप आता है, आप स्क्रीन पे देखिए। जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी होता है कि वो परमिशन नहीं देता है, बोलता है कि ये फायरवॉल है जो इसको ब्लॉक कर देता है। कैसे अनयूजुअल उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको ब्लॉक कर देता है, जिसको पहचान नहीं पाता है, उसको अनसेफ पाते हुए उसको ब्लॉक कर देता है। अब आपसे परमिशन मांगता है मैनुअली कि अगर आप चाहते हैं फिर भी इंस्टॉल करना तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसे पॉपअप आपने अपने सिस्टम पे कई बार देखे होंगे। आजकल तो आपको आपके घर वाले से ज्यादा आपको फेसबुक जानता है, और आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके वाइफ से ज़्यादा आपको गूगल जानता है, आपसे ज़्यादा आपको आपका मोबाइल जानता है। तो आज जो भी ऑनलाइन है उसके लिए कोई भी प्राइवेसी नहीं है। वो बोलते हैं ना कि इंटरनेट के दुनिया में प्राइवेसी इज अ मिथ। तो एक कानून भी बना था इसके लिए, ताकि लोगों के प्राइवेसी की रक्षा हो सके। उसको बोलते हैं GDPR। इसका मतलब होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसके तहत जो भी कंपनीज हैं जो आपसे पर्सनल डेटा लेती हैं यूजर्स का, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इस तरह के कंपनी से ये आपका पर्सनल डेटा काफ़ी रखती हैं, आपसे ज़्यादा इनको पता है आपके बारे में। तो उनके लिए एक रूल बना था कि आप जो भी यूजर्स का डेटा ले रहे हैं उसको आपको कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, आप उसको कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ मिसयूज़ करेंगे, ये पूरा एक टर्म एंड कंडीशन में उनको अपने वेबसाइट पे डालना होता है, वो भी एक सिंपल इंग्लिश भाषा में, ताकि वो कोई भी पढ़ सके और जान सके। अगर इनकेस कभी उस कंपनी से यूजर्स का डेटा लीक हो जाए तो 72 आवर्स के अंदर वो कंपनीज को अपने यूजर्स को बताना पड़ता है कि भाई आपका डेटा लीक हो चुका है। अगर इस तरह के पॉलिसीज जो भी कंपनीज नहीं फॉलो करती हैं तो उनको GDPR के तहत 20 मिलियन का फाइन लग सकता है, 20 मिलियन यूरोस का फाइन लग सकता है। या फिर उनका जो भी 4% ग्लोबली जो इनकम 4% होता है एनुअली, उसका 4% उनको फाइन के रूप में देना पड़ सकता है। अरे रुकिए, इतना खुश होने की बात नहीं है। ये जो रूल और कानून है ये हमारे लिए लागू नहीं होता है, एशियन कंट्री में लागू नहीं होता है, या फिर ये अमेरिकन में भी लागू नहीं होता। ये सिर्फ यूरोपियन कंट्री के लिए बनाया गया था, जो कि सिर्फ यूरोपियन जो भी कंट्री से आप लिस्ट देख सकते हैं उसमें इसको लागू किया गया है। अभी भी काफी सारी ऐसी वेबसाइट है जो गलत काम करती है और ये उनको भी पता है। तो अगर वो यूरोप में ऐसा करती तो उनको वहां पे फाइन देना पड़ सकता था। इसलिए वो क्या किए, वो एक चालाकी किए, वो अपना उनका जितना भी यूरोप का ट्रैफिक था वो पूरा बंद कर दिए। मतलब अब यूरोप का आदमी उस वेबसाइट के बारे में जानना चाहेगा या सर्च करेगा सर्च इंजन में, तो उनको उसके बारे में कुछ जाएगा नहीं। इस तरह से वो GDPR के तहत नहीं आते हैं और इन सारे फाइन देने से बच जाते हैं। ये एक जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। यहाँ तो गवर्नमेंट भी हमें प्राइवेसी वाले टॉपिक पे हेल्प नहीं करेगी, तो हमें अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा अपने डाटा की सेफ्टी के लिए। कुछ टिप्स बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको हेल्प मिलेगी इस तरह की फ्रॉड से बचने के लिए।
जैसे कि कोई भी लिंक आपके पास आता है, बोलता है भैया हम 500 रुपये देंगे, इस पर साइन अप करो, अपना डिटेल दे दो, फ़ोन नंबर दे दो, ईमेल एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो। तो आप इस तरह के डिटेल्स किसी को ना दें। हो सकता है वो आप डिटेल्स दे दें, वो पैसे आए या ना आए आपको तो पता नहीं, लेकिन वो आपका डिटेल उसके पास जाएगा। अब वो इस डिटेल का कैसे यूज करेगा, कहाँ पे बेचेगा, क्या करेगा, आपको नहीं पता है। इस तरह के जितने भी फ्रॉड वाले कॉल आते हैं इसी तरह का होते हैं। आप कहीं पे लिंक पे क्लिक करते हैं, अपना डिटेल्स दे देते हैं, वो डेटा किसी और को बेच देता है और फिर उनको आपका नंबर मिल जाता है, ईमेल एड्रेस मिल जाता है, फिर वो आपको ऐसे फिशिंग वाले मेल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं। तो आप इस तरह के वेबसाइटों पे ना जाए, इस तरह के जो भी फर्जी वेबसाइट है आप उस पे ना जाए और इनके टर्म एंड कंडीशन अगर पढ़ें। अगर इस तरह का कोई वेबसाइट है तो उनके टर्म एंड कंडीशन पढ़ें, उसमें काफ़ी सारे गड़बड़ होती हैं। कई सारे वेबसाइट है उन पे तो टर्म एंड कंडीशन होते ही नहीं हैं। तो यही मेरे सुझाव है कि आप इस तरह के फर्जी वेबसाइट पे ना जाएं, वहाँ जाने से बचें और इस तरह के लिंक शेयर ना करें या ना ही क्लिक करें। और एक है परमिशन। आप ये पूरा वीडियो देखने और लाइक करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, फ़ोन के अपने एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ एप्लीकेशन परमिशन सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके देखें कौन सा एप्लीकेशन क्या परमिशन मांग रहा है और जो परमिशन मांग रहा है उससे उसका रिलेशन है भी नहीं या नहीं। जैसे आप फाइल मैनेजर डाउनलोड कर रहे हैं और वो आपको माइक्रोफोन और लोकेशन मांग रहा है, ये सब परमिशन ना देने से वो बोल रहा है भैया जब तक परमिशन दोगे नहीं हम खुलेंगे ही नहीं। तो आप इस काम करो, ऐसा एप्लीकेशन मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, टाटा बाय बाय बोल दो कि नहीं चाहिए हमको ऐसा एप्लीकेशन। और बाकी एप्लीकेशन का भी यही चेक कर लें कि उसका जो रिलेशन है वो उसके बाहर का कोई परमिशन तो नहीं मांग रहा है। अगर ऐसा है तो आप उस ऐसे एप्लीकेशंस को मोबाइल में ना रखें, ये आपके डेटा चोरी करते हैं या फिर आपका डेटा कहीं और लीक कर देते हैं। और मेरा सजेशन तो है कि आप गूगल प्ले स्टोर से बाहर का कोई भी एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ना इंस्टॉल करें, क्योंकि वो फर्जी एप्लीकेशंस होते हैं। वो एप्लीकेशन के साथ साथ परमिशन तो मांगते ही, अगर बाहर से कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो परमिशन तो मांगेंगे, हेन तेन सारे परमिशंस मांग लेते हैं और उसके बाद वो आपके सिस्टम में मालवेयर या फिर कुछ वायरस भी डाल सकते हैं वो परमिशन के साथ साथ। तो आपका डेटा चोरी के साथ साथ वो फ़ोन को भी हैक कर सकते हैं और ऊपर से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। आपका फ़ोन, आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी किसी को फ़ोन लग जाएगा, आपका फ़ोन से मैसेज चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको रिमोटली एक्सेस बोलते हैं। इस तरह का आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्ले स्टोर से बाहर का कोई भी एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें, चाहे वो कितना भी बड़ा एप्लीकेशन हो। बोलते हैं कितने लोगों से सुना होगा भाई ये डाउनलोड कर ले, ये क्रैक वर्जन है, ये पेड वाला है, इसमें पैसे नहीं लगेंगे, ऐसे ही यूज़ होंगे। ये सब एक तरह का फ्रॉड होता है। आप ऐसे एप्लीकेशन ना यूज़ करें, इससे बचें। एक दो पॉइंट्स और हैं, जब भी आप कोई पासवर्ड चेंज करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो उसको स्ट्रांगली क्रिएट करें, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दें जिसकी वजह से वो पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करते रहे, हर 1-2 महीने में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, ये अच्छा रहता है, सिक्योरिटी बना रहता है। और कितने लोग होते हैं जो कि एक ही पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट के लिए यूज़ करते हैं, ये सही बात नहीं है। जैसे कि हम इन केस आपका एक अकाउंट हैक हो गया तो आपका बाकी जो अकाउंट्स है वो भी खतरे में आ जाते हैं कि आप, क्योंकि आपने सेम पासवर्ड रखा हुआ होता है। साइबर अटैक से बचने के लिए काफ़ी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं और गवर्नमेंट्स भी इससे बचने के लिए काफ़ी सारे प्रयास करती हैं। तो हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं जो कि साइबर अटैक से बचने के काम आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, इमरजेंसी सिक्योरिटी होता है, फिर आपको ऑपरेशनल सिक्योरिटी होता है और एक एंड टू एंड यूज़र का जो भी सिक्योरिटी होता है एक वो होता है। और ऊपर से एक आता है डेटा सुरक्षा आता है, डेटा सिक्योरिटी का, फिर एक मोबाइल सिक्योरिटी आता है, ऊपर से एक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, उसके सिक्योरिटी के लिए क्लाउड सिक्योरिटी आता है। साइबर सुरक्षा में कई बार खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन और इंटरनेट काफ़ी तेजी से दुनिया को बदलता जा रहा है। इस वजह से सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए कई सारे देश हैं जो कि अपने स्पेशल बजट रखते हैं जो कि इस तरह के साइबर अटैक से बच सकें और उसमें उसको अच्छा तंदुरुस्त करने के लिए काम करते रहते हैं, जिससे कि उनके देश की निजी जो भी डेटा है, जो भी गवर्नमेंट्स का जो भी डेटा रहता है, निजी डेटा उसको बोलते हैं, वो लीक ना हो और वो कहीं और गलत यूज ना किया जा सके उसका। और आज के बोनस पॉइंट के रूप में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अक्टूबर मंथ को साइबर सिक्योरिटी मंथ के नाम से जाना जाता है और लास्ट ईयर यानी कि 2019 में 4 बिलियन यूजर का पासवर्ड लीक हुआ था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। और हर दूसरा आदमी सेम पासवर्ड अपने मल्टीपल अकाउंट्स के लिए यूज़ करता है, जो कि सही नहीं है, हम पहले बता चुके हैं। और ऑलमोस्ट 30% पीपल जो कि सिंपल पासवर्ड रखते हैं, जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, वाइफ का नेम हो गया या चिल्ड्रंस का नाम हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया,
ये सब भी सही नहीं है, ये सब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होते हैं, इसमें हैक होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो इन सबसे बचें। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अच्छी तरह से दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।